नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत मार्शल लर्नर के प्रस्ताव वक्र द्वारा जे.एस. मिल के पारस्परिक मांग सिद्धांत। यानी जे.एस. मिल ने अपना पारस्परिक मांग सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दिया था और उन्होंने बताया था कि दो देशों के मध्य जो अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा का निर्धारण होता है वो दोनों देशों के मांग वक्र द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात उस हर देश के लिए अनदर कंट्री की वस्तु की मांग कितनी है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने बताया था जे.एस. मिल ने कि यदि आपके प्रोडक्ट का दाम आपके घरेलू बाजार से अंतरराष्ट्रीय बाजार में अच्छा मिलता है तभी आप एक्सपोर्ट करोगे। यानी घरेलू मूल्य रेखा की अपेक्षा अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा की ढाल अधिक होगी तभी इंटरनेशनल ट्रेड होगा। यदि घरेलू मूल्य रेखा से इंटरनेशनल प्राइस लाइन की रेखा की ढाल कम होगी तो कभी भी व्यापार नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि जब दो कंट्री आपस में व्यापार करते हैं तो दोनों कंट्री के प्रस्ताव वक्र जो है वही अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा को निर्धारित करते हैं और उसी के आधार पर टर्म ऑफ ट्रेड व्यापार की शर्तों का भी निर्धारण होता है। तो आइए आज के इस सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करते हैं कि यह सिद्धांत किस प्रकार से लागू होगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास दो कंट्री हैं। जो हमारे पुराने लेक्चर थे, प्रीवियस लेक्चर थे जे.एस. मिल का पारस्परिक मांग सिद्धांत, उसमें आप इसको देख सकते हो और ये मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत आप प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हो। उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखिएगा तभी आपका कॉन्सेप्ट प्योर क्लियर होगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो वहां पर मैंने दो कंट्री मानी थी। पहली कंट्री थी मेरी इंग्लैंड एंड सेकेंड कंट्री जो मेरी है वो है जर्मनी। तो यहां पर दो कंट्रीज को लिया गया था निश्चित भूमि तथा श्रम द्वारा। जो अगर हम क्लॉथ इंडस्ट्री में लगाते हैं तो 10 यूनिट क्लॉथ का उत्पादन होता है और इंग्लैंड में ही अगर हम लिनन उद्योग में लगाते हैं तो 10 यूनिट लिनन का उत्पादन होता है। जर्मनी में 6 यूनिट एंड 8 यूनिट है और हमने कहा था कि इंग्लैंड को जो तुलनात्मक लाभ है वो क्लॉथ में अधिक है, इसलिए इंग्लैंड क्लॉथ पे स्पेशलाइजेशन करेगा और एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, स्पेशलाइजेशन करेगा, परफेक्ट स्पेशलाइजेशन करेगा। ये वर्ड टेक्निकल याद रखिएगा, परफेक्ट स्पेशलाइजेशन करेगा इंग्लैंड। किस पे? क्लॉथ पे। लिनन उद्योग पे वो काम नहीं करेगा और लिनन उद्योग पे काम ना करने के परिणाम स्वरूप फिर उसको वो व्यापार करेगा, यानी क्लॉथ को वो क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, और लिनन को जो उसके देश में उत्पादन नहीं होता उसका इंपोर्ट करेगा। वही जर्मनी में हमने डिस्कस किया था उस वीडियो में कि वो लिनन में तुलनात्मक लाभ अधिक प्राप्त कर रहा है, इसलिए वो क्या करेगा? लिनन में स्पेशलाइजेशन, परफेक्ट स्पेशलाइजेशन करेगा एंड उसको जर्मनी एक्सपोर्ट करेगा। किस कंट्री को? आपका इंग्लैंड को, क्योंकि यहां पर मान्यता दो कंट्री है। फिर हमने घरेलू मूल्य रेखा निकाली तो घरेलू मूल्य रेखा जो थी हमारे पास 1:1 इंग्लैंड में था एंड 1:1.33 आपकी जर्मनी में था। तो ये मेरे पास घरेलू मूल्य रेखा का निर्धारण हो गया था और घरेलू मूल्य रेखा हमें प्राप्त हो गई थी। अब यहां पर हम देख सकते हैं घरेलू मूल्य रेखा कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है घरेलू मूल्य रेखा दोनों कंट्री में 1 है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 1.33 है। तो ये दोनों कंट्री के घरेलू मूल्य रेखा के आधार पर हमने मिनिमा वैल्यू एंड मैक्सिमा वैल्यू को लिख लिया। अब हमने देखते हैं कि 1 तथा 1.33 के बीच में ही कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्राइस लाइन डिटरमाइन होगी, तब भी इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल है। अगर इसके नीचे, ठीक है, अगर इस रेंज के बाहर चला जाता है इंटरनेशनल प्राइस लाइन तो ट्रेड आपका पॉसिबल नहीं है। तो आज हम इसी सिद्धांत को और स्पष्टीकरण करने के लिए प्रस्ताव वक्र को लेते हैं कि प्रस्ताव वक्र के अंतर्गत
इसको स्पष्टीकरण के लिए यहां पर एक नया टूल्स जिसको मार्शल एजवर्थ ने डेवलप किया था, ऑफर कर्व, जिसे हम लोग देववक्र भी कहते हैं, कि एक कंट्री का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिहेवियर है उसको डिटरमाइन करता है प्रस्ताव वक्र। अगर आप प्रस्ताव वक्र के विषय में पूरी जानकारी चाहते हैं कि ये कैसे ओरिजिनेट होता है, इसका लोच कैसे होता है, तो इसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का यहीं पर वेट करिएगा। वो आपको शेड्यूल स्ट्रीमिंग के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगा। आपको चैनल को चेक करते रहना होगा और बहुत जल्द मैं व्हाट इज ऑफर कर्व एंड व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ ऑफर कर्व बहुत जल्द लॉन्च करूंगा। तो प्रस्ताव वक्र आज हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि हमें प्रस्ताव वक्र मान लीजिए पता है, तो उसके आधार पर हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल प्राइस लाइन का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। अब हमारे पास है कुछ मेन पॉइंट्स हैं। जेएस मिल के पारस्परिक मांग सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए मार्शल एजवर्थ ने प्रस्ताव वक्र से इसे और अधिक स्पष्ट किया। यानी जो पारस्परिक मांग सिद्धांत था उसी को रीडिफाइन, प्रॉपर रूप से रीडिफाइन किया गया था, किसके द्वारा? ऑफर कर्व के द्वारा। और वास्तव में ऑफर कर्व एक ऐसा टूल्स था जिससे जेएस मिल का सिद्धांत स्पष्ट रूप से क्लियरली समझ में आने लगा और इस टूल्स का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में और जगह पर किया जाने लगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट। प्रस्ताव वक्र में परिवर्तन घरेलू देश की मांग में परिवर्तन के कारण होता है। यह पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो डोमेस्टिक डिमांड होती है, वो डोमेस्टिक डिमांड जो क्या होती है, वो ऑफर कर्व में शिफ्टिंग का कारण है। अगर डोमेस्टिक डिमांड, ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड किसी कंट्री में बढ़ जाएगी तो ऑफर कर्व दाहिनी ओर शिफ्ट करेगा। यानी ऑफर कर्व, मैं ओसी कहता हूं, ऑफर ओ मींस ऑफर, सी मींस कर्व, ऑफर कर्व राइट साइड की ओर शिफ्ट करेगा। लेकिन अगर डोमेस्टिक डिमांड किसी कंट्री में कम हो जाती है अनदर कंट्री के कमोडिटी की, तो ऑफर कर्व जो होगा वो बाईं ओर, लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट करेगा। ये पॉइंट आपको नोट रखना है कि डिमांड का ऑफर कर्व पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये जानना आपको बहुत अधिक जरूरी होता है। तो डोमेस्टिक डिमांड फॉर फॉरेन कमोडिटी if increases, then offer curve shifted to the right side. If domestic demand of the foreign commodity is declining, then the offer curve shifting to the left side. This is the very important point. Now the next. अब मेरे पास मैंने दो कंट्री यहां पर लिया है। मैंने देखा कि आपके पास आधारच पे इंग्लैंड ने क्या किया था कि इंग्लैंड ने स्पेशलाइजेशन किया था क्लॉथ इंडस्ट्री पे। तो मैंने इंग्लैंड के क्लॉथ को लंबच पर मैंने दिखा दिया है एंड जर्मनी के, आपके जर्मनी के लिनन को मैंने किस अक्ष पे दिखाया है, लंबच पर मैंने दिखाया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको जानना होगा। ठीक है, देखिए स्टेप वाइज स्टेप देखिएगा। अब मेरे पास दिस इज द डोमेस्टिक प्राइस लाइन ऑफ इंग्लैंड। ये इंग्लैंड के देश में घरेलू मूल्य रेखा, आपने वहां 1:1 देखा होगा, तो वही 1:1 यहां पर है। ये घरेलू मूल्य रेखा है और मैंने बोला था कि डोमेस्टिक प्राइस लाइन है उनके देश में, घरेलू देश में, यानी इंग्लैंड के अंदर जो कपड़ा बिक रहा वो इस रेट पे बिक रहा है। द स्लोप ऑफ द डोमेस्टिक प्राइस लाइन रिप्रेजेंटिंग द प्राइस लेवल ऑफ द कमोडिटी इन द कंट्री, कंट्री के अंदर कितना मूल्य है वस्तु का वो दिखाती है। अब देखो उसी प्रकार ये एक्स अक्ष की तरफ से आप देख सकते हो कि इंग्लैंड का डोमेस्टिक प्राइस लाइन है, किसका है, डोमेस्टिक प्राइस लाइन आपके इंग्लैंड का है। अब आप देख सकते हो कि दूसरी डोमेस्टिक प्राइस लाइन रेड कलर पे है, जो आप देख सकते हो, इसको मैंने ओ ई नाम दे दिया, सॉरी इसको नाम नहीं देते, DPL1 कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं DPL2 कर देते हैं। ये जर्मनी का है, जो लंब अक्ष से आप देख सकते हो, लंब अक्ष के पास में है। ये जर्मनी का डोमेस्टिक प्राइस लाइन है कि जर्मनी में 1:1.33 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये डोमेस्टिक प्राइस लाइन। ठीक है, तो दोनों डोमेस्टिक प्राइस लाइन है, देखिए दोनों का स्लोप अलग अलग है। ठीक है, अब दोनों का स्लोप अलग अलग का मतलब ये होता है कि DPL
टू का स्लोप ज्यादा है इन द रिस्पेक्ट ऑफ डीपीएल है। यानी जो इंग्लैंड के क्लॉथ का, क्योंकि इंग्लैंड तो क्लॉथ बना रहा है, तो इंग्लैंड के क्लॉथ का जर्मनी में अच्छा रेट मिलेगा, क्योंकि क्लॉथ का जो प्राइस है यहां पर, वो यहां पर मान लीजिए जो भी है उससे मच बेटर है। कहां पर? जर्मनी में। अगर दोनों देशों की डीपीएल डोमेस्टिक प्राइस लाइन सेम हो जाएंगी, कभी ट्रेड नहीं होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरव्यू में हरदम परेशान किया जाता है कि अगर दो देशों की डीपीएल की स्लोप्स बराबर है तो क्या ट्रेड होगा? आप तुरंत बोलिएगा नो सर, ट्रेड पॉसिबल नहीं है। लेकिन दो देशों में आपका डीपीएल में अंतर, जैसे जो क्लॉथ मान लीजिए यहां पे 4 रुपए का है, ठीक है, ये डोमेस्टिक प्राइस लाइन ऑफ इंग्लैंड बताती है कि यहां पर जो आपका 4 रुपए का है वही जर्मनी में 10 रुपए या 12 रुपए का है, क्योंकि इसकी ढाल ज्यादा है। तो और इसी रेस्पेक्ट में आप जर्मनी की तरफ से जब बात करेंगे तो जो लिनन जर्मनी के देश में कम रेट में बिकता, अगर इस डायग्राम को रोटेट कर दोगे और इसको आप एक्स अक्ष बना लोगे तो आप इमेजिन करो कि जर्मनी के लिनन का प्राइस जर्मनी में कम है लेकिन आपके इंग्लैंड में अधिक हो जाएगा। उस साइड से आप अनदर साइड से देखिएगा, ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा। यानी जर्मनी चाहेगा कि इंग्लैंड के लोग मेरे लिनन को ले, और इंग्लैंड भी चाहेगा कि मेरे कपड़े को जर्मनी के लोग ले, क्योंकि अच्छा प्राइस मिलेगा। अब एक्सपेक्टेशन तो इंग्लैंड की यह है कि जैसे आपके यहाँ 2 रुपए में बिकता है, 4 रुपए में कपड़ा बिकता है, और जर्मनी में जो रेट चल रहा है उस रेट के आसपास बिके। लेकिन जर्मनी को जब लगेगा कि जब मेरे घरेलू मूल्य के बराबर ही आप रेट दे रहे हो तो हम क्यों आपसे इंपोर्ट करेंगे? आप ही बताइए। 10 रुपए आपके यहाँ जो कपड़ा है 10 रुपए चल रहा है, और आपसे हम लेने इंपोर्ट करने के बाद भी 10 रुपए हो, तो वो जर्मनी चाहेगा ना कि आप थोड़ा सा कम रेट में दो ना। तो यानी जो आपका ये एरिया है, इसी एरिया में कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्राइस लाइन का डिटर्मिनेशन होता है। जो आप यहां पर ब्लू शेडेड एरिया से देख सकते हो कि ब्लू शेडेड एरिया में ही कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्राइस लाइन आएगी, और वो डिपेंड करता है कि दो कंट्रियों के बीच में बार्गेनिंग कितनी है, दो कंट्रियों के बीच में डिमांड की, जो आपके पास रेसिप्रोकल डिमांड है, पारस्परिक मांग है, वो कितना इफेक्टिव है और कहां पर इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। तो यानी जो इंटरनेशनल प्राइस लाइन होगी वो इंटरनेशनल प्राइस लाइन आपके इसी एरिया के बीच में होगी, यानी दो कंट्रियों के डोमेस्टिक प्राइस लाइन के बीच में। लेकिन कभी भी इंटरनेशनल प्राइस लाइन आपका आईपीएल यहां पर नहीं हो सकता है, और कहीं कभी भी आपका इंटरनेशनल प्राइस लाइन आपके इस एरिया में भी नहीं हो सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी घरेलू देश के डोमेस्टिक प्राइस लाइन से नीचे, ठीक है, नहीं इंटरनेशनल प्राइस लाइन होगी। ये एक इसका रूल्स है, ठीक है। तो चलिए इतनी बात हमने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। मैंने दो कंट्री मानी है, एक कंट्री मैंने मानी इंग्लैंड, तो ये आपके पास इंग्लैंड का एरिया है, और ये मैंने मान लिया जर्मनी, ठीक है, जर्मनी को मैंने मान लिया। अब यहां पर मैंने ओ एक्स है, ये ओ x1 मैंने मान लिया। यहां पर जब मैंने इंग्लैंड माना तो यहां पर क्लॉथ होगा, ठीक है। यहां पर मैंने लिनन मान लिया क्योंकि जर्मनी है। अब देखो कि आपका जो इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड की डोमेस्टिक प्राइस लाइन है, किसके रिस्पेक्ट में? इन द रिस्पेक्ट ऑफ क्लॉथ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डोमेस्टिक प्राइस लाइन है जो डीपीएल 1 के नाम से घरेलू मूल्य रेखा है, और इसी से स्पर्श करता हुआ आपका ऑफर कर्व है, जो आपको मैंने ओई से, ओई मतलब इंग्लैंड का ऑफर कर्व है। जो देखो ये क्या होता है, आप देख सकते हो कि ये कर्व शेप का है, ठीक है, ये सीधी रेखा के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। यानी ऑफर कर्व की इलास्टिसिटी में चेंजेस पॉसिबल है, और वो चेंजेस इंटरनेशनल प्राइस लाइन को भी प्रभावित करेंगे। इस पर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन मेरे अगले वीडियो को आप इंतजार करिएगा, ठीक है। इसी चैनल पे आप अगले वीडियो को वेट करते रहिए, मैं जल्द ही आपको क्लियर करूंगा कि ऑफर कर्व की लोच किस प्रकार से इंटरनेशनल प्राइस लाइन को प्रभावित करती है, यानी दो देशों के बीच होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड को प्रभावित करती है। तो यानी इतना इंपॉर्टेंट बात है कि ऑफर कर्व की जो इलास्टिसिटी होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है किसको? इंटरनेशनल प्राइस लाइन को। ओके, ठीक है।
चलिए, तो यहां पर आप याद रखिएगा जो ओ ई इंटर आपका ऑफर कर्व ऑफ इंग्लैंड है, ठीक है, वो डीपीएल से टेंजेंट रहेगा, डीपीएल को टच करेगा। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, नोट करना। ओके, तो यह आपका ऑफर कर्व यानी दोनों ओरिजिन से, मूलबिंदु से निकलेंगे, ऑफर कर्व एंड डीपीएल, और दोनों एक दूसरे के टेंजेंट रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार मैंने जर्मनी का बनाया। ठीक है, जर्मनी का, सॉरी इधर है, जर्मनी का मैंने सुविधा के लिए, लिनन के लिए बनाया। ठीक है, तो जर्मनी का लिनन है और ये डोमेस्टिक प्राइस लाइन आपका जर्मनी का है, डीपीएल 2 है, डीपीएल 2 है, और ये डोमेस्टिक प्राइस लाइन है, और इसका जर्मनी का जो ऑफर कर्व है ओजी है, ये दोनों आपके ओरिजिन पॉइंट से ही निकलेंगे, और डीपीएल जो घरेलू मूल्य रेखा जर्मनी की है वो ओजी जो आपका प्रस्ताव वक्र या देह वक्र जर्मनी का है उसको टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, टच करता हुआ जाएगा। अब इन दोनों डायग्राम को चलो आपस में मिला देते हैं। तो दोनों को जब मिला देंगे तो जब एक कंट्री का ऑफर कर्व ओजी है और दूसरे कंट्री का ऑफर कर्व ओई है, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के बराबर तो होंगे ही, कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगे। जहां पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे वही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहां पर एक कंट्री का ऑफर कर्व दूसरे कंट्री के ऑफर कर्व को टच करता है या काटता है, ओके, वहीं पर अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा का निर्धारण हो जाता है, और वही एक्सपोर्ट तथा इंपोर्ट यानी ट्रेड ट्रायंगल यानी व्यापार त्रिभुज का निर्धारण कर लेता है। ओके, तो चलो अगले डायग्राम में हम दोनों डायग्राम को एक साथ ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि ऑफर कर्व कैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निर्धारण करता है। नाउ द नेक्स्ट, ये आपके ऑफर कर्व है किसका, अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया, इंग्लैंड का, दैट इज ओ ई, और ये आपके पास ओ एक्स है। यहां पर मैंने आपको बताया था इंग्लैंड को लिया, और ये आपका क्लॉथ है, इंग्लैंड को लिया, और ये आपका कपड़ा है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाता है, ये दूसरा आपके पास कर्व है, ये ऑफर कर्व ब्लू कलर से है, मैंने जर्मनी के ऑफर कर्व को यहां पर खींचा है। ठीक है, ये जो आपका वाई एक्सिस है इसमें मैंने जर्मनी को दिखाया है, जर्मनी को दिखाया है, और ये लिनन का एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, और इंग्लैंड क्लॉथ का है, क्योंकि जिसपे हम लोग परफेक्ट स्पेशलाइजेशन करते हैं उसका हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंग्लैंड क्लॉथ पे स्पेशलाइजेशन करता है और ये इसका एक्सपोर्ट करना चाहता है, और जर्मनी लिनन का एक्सपोर्ट करना चाहती है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है नाउ। ठीक है, अब देखो दोनों देशों के ऑफर कर्व एक दूसरे को कहां पे कट कर रहे हैं, आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ए पॉइंट है, मैंने ए पॉइंट इसको कर दिया। अगर इससे मैं अब लंब डाल दूं तो मुझे एक व्यापार त्रिभुज मिल जाएगा, और ए पॉइंट को यदि मैं ओ से मिला दूंगा तो इंटरनेशनल प्राइस लाइन, अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा मिल जाएगी, जिस पर दोनों देश आपस में व्यापार करने लगेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, ये देखिए आपके पास डोमेस्टिक प्राइस लाइन किसकी है, इंग्लैंड की। ठीक है, डीपीएल ई है, आपके पास जो ओ ई को टेंजेंट करता हुआ जा रहा है, स्पर्श करते हुए जा रहा है। नाउ द, ये आपके पास डीपीएल डोमेस्टिक प्राइस लाइन जी जर्मनी की है। ठीक है, जो ओरिजिन से निकलता है और ओजी को टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, अब देखिए हमारे पास ये आपके पास ब्लू कलर से आपका है, यही आपकी इंटरनेशनल प्राइस लाइन है। ये कैसे आई इंटरनेशनल प्राइस लाइन का, जहां पर एक देश का ऑफर कर्व यानी ओ ई इंग्लैंड का ऑफर कर्व और जर्मनी का ऑफर कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं पर ए पॉइंट हमें प्राप्त हो जाता है, और उसको जब हम ओरिजिन से मिला देते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे इंटरनेशनल प्राइस लाइन मिल जाते हैं। अब ध्यान से देखो कि जो डोमेस्टिक प्राइस लाइन ऑफ इंग्लैंड है, इंग्लैंड की जो घरेलू मूल्य रेखा है, उससे अधिक ढाल इंटरनेशनल प्राइस लाइन की है, लेकिन कम ढाल डोमेस्टिक प्राइस लाइन ऑफ
जर्मनी से है। यानी जर्मनी में 10 रुपए का है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो एग्रीमेंट हुआ, जैसे इंग्लैंड में कपड़ा 4 रुपए में है, जर्मनी में वही कपड़ा 10 में, लेकिन इंटरनेशनल लाइन ये बताती है कि कोई बीच में सेटलमेंट हुआ, एग्रीमेंट हुआ, 6 रुपए में चलिए अच्छा कपड़ा बेचते, 8 रुपए में कुछ हुआ होगा। तो ऑफर कर्व डिटरमाइन द ट्रेड ट्रायंगल। व्यापार की जो शर्तें होती हैं वो ऑफर कर्व निर्धारित करती हैं। अब इंटरनेशनल प्राइस लाइन का देखिए स्लोप अधिक है, डोमेस्टिक प्राइस लाइन का स्लोप कम है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि घरेलू मूल्य से इंग्लैंड को अच्छा मूल्य अपने कपड़े का इंटरनेशनल मार्केट में मिल रहा है, तो वो ट्रेड करने के लिए आगे आ जाएगा, वो ट्रेड करने के लिए आगे आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज क्या बना? ओ ए ई 1, ये एक आपका त्रिभुज बन जा रहा है, बन रहा त्रिभुज। इसको हम लोग कहते हैं ट्रेड ट्रायंगल। यही अंतरराष्ट्रीय व्यापार त्रिभुज है, जो आप यहां पर येलो कलर से देख सकते हो। तो आपके पास क्या हुआ? इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड के लिए जो ट्रेड ट्रायंगल बना, ट्रायंगल आपके पास ओ ए ई 1, ये आपका इंग्लैंड का ट्रेड ट्रायंगल है, इंग्लैंड का ट्रेड ट्रायंगल है, जिसमें ओ ई मात्रा इंग्लैंड एक्सपोर्ट करेगा, ये ओ ई मात्रा एक्सपोर्ट करेगा, और बदले में ए ई 1 ये आपका पोर्शन इतना लिनन जर्मनी से इंपोर्ट करेगा। यानी आपका ओ ई 1 कपड़ा देगा और बदले में जर्मनी से ई 1 ए लिनन इंपोर्ट करेगा। तो ये व्यापार त्रिभुज आपको ये स्थिति को स्पष्ट कर रहा है। लेकिन अगर इंग्लैंड इंपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे ना बेचता, घर पे ही बेचता, तो अगर वो इंग्लैंड घर पर ही अपनी वस्तु को बेचता, तो घर पर मात्र उसे, इसका नाम मैंने A1 दिया, जो डोमेस्टिक प्राइस लाइन आपको इस त्रिभुज को काट रही है ना, तो आपका ओ A1 E1 ये आपका घरेलू व्यापार त्रिभुज है। घरेलू व्यापार त्रिभुज का मतलब होता है इतना आपको इंग्लैंड क्या करता, घर में बेचता, तो बदले में इतना लिनन, कितना E1 A1 ही लिनन खरीद पाता। लेकिन अंतरराष्ट्रीय जगत में ओ E1 कपड़ा बेचने के बाद उसको E1 A मतलब बहुत अधिक मात्रा में लिनन प्राप्त हुआ। अर्थात मैं कह सकता हूं कि ये जो करली ब्रैकेट है A1 इतने का इंग्लैंड को लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है ये आप ग्रीन कलर से देख सकते हो। ये लाभ है कि ये आपका A1 अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण लाभ हो रहा है, और घरेलू बाजार के कारण क्या होता, मात्र A1 E1 ही लिनन प्राप्त होता, क्योंकि घरेलू बाजार में बेचते फिर खरीदते, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड से इंग्लैंड को फायदा हुआ, ये तो हम यहां पे कहेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम। अभी आपके साथ मैंने डिस्कस किया कि कैसे इंग्लैंड को व्यापार त्रिभुज से लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, और मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि अगर इंग्लैंड व्यापार में सम्मिलित ना होता अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, तो उसका व्यापार जो त्रिभुज होता वो वास्तव में A1 E1 आपका O होता। ये त्रिभुज O A1 E1 डोमेस्टिक ट्रेड ट्रायंगल होता। क्या होता? डोमेस्टिक ट्रेड ट्रायंगल होता। लेकिन अगर इंग्लैंड ए त्रिभुज, आपका त्रिभुज AO E1 पर है, तो यानी आपका ये इंटरनेशनल, ठीक है, ट्रेड ट्रायंगल है, इंटरनेशनल ट्रेड ट्रायंगल है। अब आपको OE1 एक्सपोर्ट करने के बाद, क्या एक्सपोर्ट करने के बाद? क्लॉथ, क्योंकि इंग्लैंड क्लॉथ बना रहा, आपको E1A लिनन प्राप्त हो रहा है। लिनन आप जर्मनी से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको A1 के बराबर आपको प्रॉफिट हो रहा है, किससे? इंटरनेशनल ट्रेड से। ठीक है, ये बात आपने क्लियर हुई। यही बात सेम लागू होती है जर्मनी के साथ भी।
जर्मनी के साथ मैंने बोला जर्मनी का एक्स ये है, एक्स जर्मनी का है, और ये लिनन को एक्सपोर्ट करता है। तो देखिए इस पॉइंट को, ए पॉइंट को अगर मैं लंब अक्ष पे मिला दूं तो मुझे क्या हो जाएगा, एक नया पॉइंट मिल जाता है, एक नया पॉइंट मिल जाता है, आपका L1 प्राप्त हो जाता है। अब आपके पास त्रिभुज क्या हो जाएगा, OL1A, ट्रायंगल OL1A हो जाता है। ये आपका इंटरनेशनल ट्रायंगल है जर्मनी का, जिसमें OL1 ये आपका, ये आप लिनन को जर्मनी इतना एक्सपोर्ट करता, बदले में कितना इंपोर्ट करता, आपका L1A के बराबर क्या करेगा, क्लॉथ का इंपोर्ट करेगा। तो अगर वो डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल व्यापार में वो पार्टिसिपेट ना करता, इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट ना करता, तो वो कहीं यहां पर होता A2 पॉइंट पर। तो अब आपके पास त्रिभुज क्या हो, कौन सा होता, ये मैं थोड़ा सा हल्का शेडेड कर रहा हूं, ये आपका हल्का शेडेड है, ये त्रिभुज पे होता, और जिसमें क्या करता कि इतना आपके पास OL1 लिनन एक्सपोर्ट करने के बाद मात्र इतना, ये अमाउंट के बराबर क्लॉथ पाता। तो आपका देख सकते हो कि ये जो आपका पार्ट है, ये पार्ट जर्मनी का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, दैट इज A2A, ये आपको इंटरनेशनल ट्रेड से होने वाला प्रॉफिट है। और मैंने जो आपका जर्मनी का व्यापार त्रिभुज है, इसको मैंने ग्रीन ट्रायंगल से दिखाया। तो जो आप येलो देख सकते हो, ये इंटरनेशनल ट्रेड ट्रायंगल ऑफ इंग्लैंड है, और ये जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हो, ये इंटरनेशनल ट्रेड ट्रायंगल ऑफ जर्मनी है। और देखिए इसी के साथ अगर डोमेस्टिक प्राइस लाइन के साथ एक आप ट्रायंगल बनाते हो, ये ट्रायंगल आपका पास बन जा रहा है, तो ये आपका डोमेस्टिक है, यानी व्यापार न होने की दशा में, ठीक है। तो देखिए व्यापार न होने की दशा से अच्छा है कि व्यापार जब आप करते हो तो आपको अच्छा बेनिफिट हो रहा है, तो दोनों देशों को व्यापार से लाभ हो रहा है। यही जे.एस. मिल ने बात बताई थी, यही जे.एस. मिल अपने सिद्धांत में कहना चाहते थे, और इसको हमने मार्शल एजवर्थ के ऑफर कर्व द्वारा बहुत अच्छे से स्पष्ट कर सके। नाउ द नेक्स्ट, फिर से देखते हैं, ये डोमेस्टिक प्राइस लाइन इंग्लैंड की है, ये ऑफर कर्व इंग्लैंड का है, दैट इज OE, ये आपका जर्मनी का है डोमेस्टिक प्राइस लाइन, ये आपका ऑफर कर्व जर्मनी का है। अब आप देख सकते हो कि ये इंटरनेशनल प्राइस लाइन है जो ऑफर कर्व के द्वारा निर्धारित होती है। अब आप देख सकते हो कि ये आपके पास एक त्रिभुज बन जाता है, इसको मैंने नाम A दे दिया है, इसका नाम आपका E1 दे दिया है, और ये O है, तो OE1A एक व्यापार त्रिभुज बन जाता है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार त्रिभुज है, जिसमें AE1 एक्सपोर्ट ऑफ क्लॉथ ऑफ इंग्लैंड है, एंड AE1 आपका इंपोर्ट ऑफ लिनन फ्रॉम द जर्मनी है। तो ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैं यहां पर येलो ट्रायंगल से दिखा रहा हूं कि ये जो येलो ट्रायंगल है, ये आपके रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिसमें आप देख सकते हो कि इतना आपके पास ये आपका क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड द्वारा कितना एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और बदले में आपका इतना लिनन जर्मनी से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो क्या हो जाए, इंग्लैंड के देश में जर्मनी के लिनन की मांग बढ़ जाए, घटना क्या घट जाए, इंग्लैंड के देश में जर्मनी के लिनन की मांग बढ़ जाए, ठीक है। यानी इंग्लैंड के लोग कहे कि नहीं जाइए, गवर्नमेंट से कहे कि जर्मनी से हमें लिनन ज्यादा चाहिए, तो आपका ऑफर कर्व दाहिनी ओर शिफ्ट करेगा। तो अब आपका ऑफर कर्व ये देखिए दाहिनी ओर शिफ्ट किया, और नया ऑफर कर्व आपका हो जाता है OE1। आपका EE1 जो ये ऑफर कर्व शिफ्ट हुआ है, ये इंग्लैंड के देश में जर्मनी के लिनन की मांग बढ़ने से हुआ है, ये पॉइंट याद रखिएगा, इसीलिए दाहिनी ओर। अब देखिए जर्मनी के पुराने ऑफर कर्व को ही कहां पर कट कर रहा है, आपका ये कट कर रहा है A1 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो अब नई अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा यहां पर हो जाएगी, और ये नई अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा इस A1 पॉइंट को जब मैं ओरिजिन से जोड़ूंगा, तो ये इंटरनेशनल प्राइस लाइन आपका ब्लैक कलर से दिख रहा होगा, न्यू इंटरनेशनल प्राइस लाइन हो जाएगी।
इंटरनेशनल प्राइस लाइन न्यू हो गई जाएगी। अब एक नया इंग्लैंड के लिए व्यापार त्रिभुज बनेगा, नया इंग्लैंड के लिए व्यापार त्रिभुज बनेगा। और अब आपका E281O ये आपका व्यापार त्रिभुज होगा, जो आप देख सकते हो यहां पर ग्रीन कलर से देख सकते हो कि इंग्लैंड के देश में जर्मनी की यदि लिनन की मांग बढ़ जाती है तो आपका नया संतुलन बिंदु A1 हो जाएगा और नया व्यापार त्रिभुज ट्रेड ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, आपका OA1E2 हो जाएगा, OA1E2 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब आपका OE2 एक्सपोर्ट होगा, इतना इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करना है। इसका मतलब होता है ये नया एक्सपोर्ट हो जाएगा। इतना एक्सपोर्ट करने के बाद हो सकता है पहले कि इतना ही लिनन मिले या उससे कम लिनन मिले, यानी व्यापार की शर्तें इंग्लैंड के विरुद्ध हो गई हैं। अब देखिए जो ये नई मूल्य रेखा, अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा आप ये ब्लैक कलर की देख सकते हो, इसका ढाल पहली वाली अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा से कम है। तो जिस कंट्री की तरफ इंटरनेशनल प्राइस लाइन का झुकाव होता है, यानी डोमेस्टिक प्राइस लाइन की तरफ यदि इंटरनेशनल प्राइस लाइन पास पास हो जाएगी तो उस देश की व्यापार की शर्तें पहले से खराब हो जाएंगी। इंग्लैंड के देश में जर्मनी की लिनन की मांग बढ़ी तो इंग्लैंड को लॉस हो गया, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस लाइन इंग्लैंड के डोमेस्टिक प्राइस लाइन की तरफ खिसक करके आ रही है। अब जो पहले लाभ आपका ये होता था, कितना लाभ होता था, ये लाभ का पोर्शन था, अब लाभ का पोर्शन आपका डोमेस्टिक प्राइस लाइन और इंटरनेशनल प्राइस लाइन के बीच में मात्र इतना रह गया है। तो देखिए अगर ऑफर कर्व दाहिनी ओर शिफ्ट करता है, इंटरनेशनल प्राइस लाइन आपकी डीपीएल की तरफ आती है, तो उस देश के लिए व्यापार की शर्तें खराब होंगी तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार से होने वाला लाभ भी पहले से कम हो जाएगा। व्यापार से होने वाला लाभ पहले से कम हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए मान लीजिए इंग्लैंड के देश में जर्मनी के लिनन की मांग कम हो जाए, नहीं भैया हमको नहीं चाहिए आपकी वस्तु, नहीं चाहिए, तो ऑफर करो, मैंने बोला कि ऑफर करो आगे की ओर यानी लेफ्ट साइड खिसकेगा। अब देखिए पुराने वाले ही जर्मनी के ऑफर करो को कहां पे कट कर रहा है, A2 पॉइंट पे कट कर रहा है, A2 पॉइंट पे कट कर रहा। अब आप इसको ओरिजिन से मिला दीजिए। जब आप ओरिजिन से मिलाएंगे तो देखिए एक लाइट ब्लू कलर की इंटरनेशनल प्राइस लाइन हुई। अब देखिए जो इंटरनेशनल प्राइस लाइन है इसकी पूर्व इंटरनेशनल प्राइस लाइन से स्लोप अधिक है, देखो ढाल ज्यादा है, और साथ ही साथ इंग्लैंड के डीपीएल से ये दूर हटी है। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि इंग्लैंड के लिए व्यापार की शर्तें पहले से अनुकूल हुई हैं। इंग्लैंड के लिए व्यापार की शर्तें पहले से अनुकूल हो गई हैं और इंग्लैंड को अब व्यापार से ज्यादा लाभ होगा। चलिए ट्रेड ट्रायंगल देख लेते हैं। ये मैंने ब्लू लाइन है, अब मेरे पास एक नया ट्रेड ट्रायंगल हुआ और इसको मैंने ब्लू कलर से दिखाने का प्रयास किया। आपको दिख रहा होगा ये ब्लू कलर से कि अब मुझे कम क्लॉथ एक्सपोर्ट करके इतना लिनन प्राप्त होगा इंटरनेशनल लेवल से, और डीपीएल तथा इंटरनेशनल प्राइस लाइन के बीच में ये ह्यूज गैप है जो ये बता रहा है कि अब इंग्लैंड को ज्यादा लाभ मिल रहा है। कम क्लॉथ एक्सपोर्ट करने के बाद ज्यादा लिनन का इंपोर्ट कर रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रस्ताव वक्र या आपकी देश में डिमांड की स्थिति में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप कैसे व्यापार की शर्तें परिवर्तित हो जाती हैं, यही मार्शल एजवर्थ के ऑफर कर्व द्वारा हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है। अब मैंने बार बार बोला कि यदि ऑफर कर्व की लोच का इंटरनेशनल प्राइस लाइन से रिलेशनशिप देखना तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। नाउ द नेक्स्ट, अब इन्होंने बताया कि प्रस्ताव वक्र जो होता है वो मूल बिंदु से निकलता, कुछ स्पेशल पॉइंट है उनको मैं देख रहा हूं, साथ ही साथ घरेलू मूल्य रेखा से स्पर्श करता है। ये पॉइंट कभी नहीं भूलोगे कि प्रस्ताव वक्र मूल बिंदु से निकलता है और घरेलू मूल्य रेखा को स्पष्ट करता, मैंने शुरू में क्लियर किया। नाउ द नेक्स्ट, वक्र की लोच अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा को निर्धारित करती है। मैंने कहा लोच का बहुत बड़ा खेल है, वो हम लोग देखेंगे क्या है मैटर।
दो देशों की घरेलू मूल्य रेखा के मध्य कहीं अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा का निर्धारण होता है। और अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा का निर्धारण कैसे होता है? जब दो देशों के प्रस्ताव वक्र के कटान बिंदु द्वारा हमें होता है। नाउ द नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा के द्वारा हमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार त्रिभुज प्राप्त होता है, जिसे हम लोग आयात निर्यात का अनुपात ज्ञात होता है कि कितना एक्सपोर्ट करेंगे उसके बदले कितना इंपोर्ट करेंगे। यदि किसी देश की अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा घरेलू मूल्य रेखा के पास लगातार आती चली जाती है तो उस देश के संदर्भ में व्यापार की शर्तें विपरीत होती चली जाएंगी। आपने देखा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कह दूं ना इसको। नाउ द नेक्स्ट, यदि किसी देश की घरेलू मूल्य रेखा अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा के बीच अंतराल लगातार बढ़ता जाता है तो उस देश के संदर्भ में व्यापार की शर्तें अनुकूल मानी जाती हैं। ये भी मैंने देखा, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। नाउ द नेक्स्ट, आपका ये कुछ मेन पॉइंट्स है। सो मच थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, ठीक है। आपको कहां पर प्रॉब्लम हुई या आपको कुछ कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो रहा तो आप हमें जरूर कमेंट करिएगा, और आपको कोई और प्रॉब्लम हो रही तो आप इसी में कमेंट करके हमें उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, हम जरूर उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सो मच थैंक यू, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। सो मच थैंक यू।